तो हम लोगों ने कोलराउस का नियम पढ़ चुके थे और अभी का जो लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप बोल सकते हैं MI। बोर्ड के लिए हो या फिर कंपटीशन के लिए हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे IIT के हो, नीट हो या आपका बोर्ड तो आपका अल्टरनेट पूछता है इसको। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्या है। यहाँ पे फैराडे तो समझ में आता है कि साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो देखना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग पहले समझ लीजिए आप। इलेक्ट्रोलाइसिस ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ब्रेक अप। इसको हम लोग बोलते हैं विघटन। विघटन मतलब टू ब्रेकअप मतलब टूटना। क्या आपका? टूटना, वियोजित होना। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विघटन। तो मीनिंग को समझिए पहले, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका टू ब्रेकअप, यानी कि टूटना, वियोजित होना, विघटित होना, बहुत सारा चीज हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये पहले समझिए। तो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसमें जब हम करंट देंगे, करंट या फिर चार्ज देंगे, तो फिर होगा क्या? वो टूटता है, वो आयंस में बंटता है। वो किस में टूट जाता है? आयंस में। जैसे मान लीजिए H2O का बात करें, H2O को यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहें तो फिर क्या होता है? यहाँ पे करंट प्रवाहित किया जाता है। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होता है, इंडस्ट्री में होता है। जैसे आप लोग पढ़िएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं हम लोग। तो मेटलर्जी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सीखिएगा कि जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब का जो विघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है करंट को पास करके, विद्युत धारा को पास करके जो सब्सटेंसेस है उसमें केमिकल चेंज में परिवर्तन लाना। और दूसरी बात क्या है कि उसको आयन में तोड़ देना, उसको आयन में तोड़ देना। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता था कि जो केमिकल कंपाउंड्स है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस का बात आया तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको पता है, सभी चीज़ का जानकारी है कि उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। उसमें बाहर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, करंट दिया जाता है, तब एक्टिव होता है, वो काम करता है। तो इस तरह की बात है। तो अभी हम समझना चाहेंगे कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर क्या होता है। तो उसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें। उसको बताने से पहले थोड़ा सा आप एक फिगर को ध्यान से देखिएगा। और ये जो है आप बांध लें कि इस बार का भी क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो 2 मार्क्स में रहता है। फर्स्ट पूछ दिया मान लीजिए 2020 में, तो 21 में आपका सेकेंड लॉ पूछेगा, मतलब फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। या फिर कभी कभी रिपीट भी होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शनल क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं बोर्ड में, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट हो जाता है आपका बोर्ड में। तो टेंशन ना लें, सीखने की कोशिश करें। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आखिर होता क्या है? फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या है, उसको एक फिगर से समझते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो आधारित है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर है। किस पर है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर।
तो एक आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ये क्या आपका एक कंटेनर है, ध्यान से समझिए। इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड है। कितने इलेक्ट्रोड हैं? इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड हम लोग डिप किए हैं। डिप का मतलब डुबाना। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हम रख दिए हैं। एक इलेक्ट्रोड और लेंगे तो एक एक कितना इलेक्ट्रोड हो गया बच्चे? 2 इलेक्ट्रोड। आ रहा है समझ में? तो एक कंटेनर है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप किया गया है, और इसमें मान लिया जाए इसमें जो डाला गया है मोल्टेन NaCl, जो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक है। एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें भर देंगे। तो जब टूटेगा NaCl तो Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, ये तो बात पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब बना रहे हैं तो एक कंटेनर लिया गया है, इसमें जो सॉल्यूशन है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात खाली समझने के लिए इसको बता रहे हैं, ठीक है, ये पता है आपको, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्मिनल है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। अब इसको जो है हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये है आपका बैटरी, ये आपका क्या है? बैटरी। अब यहां पे देखिए ये है आपका कैथोड, इसको मान लें आप कैथोड है, और ये है आपका एनोड। ये टर्मिनल को क्या मान लेंगे? एनोड। साइन चेंज हो गया जाएगा। देखिए जो डेनियल सेल था या गैल्वेनिक सेल था, उसमें हम लोग कैथोड को पॉजिटिव बोल रहे थे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ये है आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बैटरी जो है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से बनाए इसको, बहुत ही आसान है, बना दिए। अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए ये इलेक्ट्रोड जो है इसमें डिप किया गया है। इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आपका करंट पास करेंगे। क्या करेंगे? करंट पास करेंगे। तो करंट पास करेंगे तो यहाँ पे आपका तो रिडक्शन होता है, यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन, याद होगा, और यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। आपको पहले बता चुके हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? वो आयंस को गेन करेगा, आयन को क्या करेगा? गेन करेगा। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव आयन देख रहे हैं ये कहाँ पे जमा होगा? डिपॉजिट होना मतलब जमा होगा, ये यहाँ पे जमा होगा, और जो ये देख रहे हैं ये आपका इधर आएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो जो पॉजिटिव आयन है, गैस जो है यहाँ पे लिबरेट होगा, मुक्त होगा, और Na+ आयन जो है इस पे क्या होगा? आपका डिपॉजिट होगा, यहाँ आके ये क्या होगा? जमा होगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज इसीलिए हम लोग मेटलर्जी में करते हैं, है ना, जहाँ मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया, कॉपर वगैरह हो गया, ये सब। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और ये माइनस आयन कहाँ पे डिपॉजिट होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रोड देखा जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये मान लिया जाए आपका जो इलेक्ट्रोड है, हम देखे थे, याद कीजिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब पढ़ा रहे थे, बहुत ही आसान है। तो ये जब दे रहा है, जब देगा मतलब तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये क्या करेगा? गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मतलब यहाँ पे
लूज करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जितना ज़्यादा करंट दीजिएगा, जितना ज़्यादा करंट आप देंगे, जितना ज़्यादा क्या देंगे, करंट, तो यहाँ तो करंट बह रहा होगा ना, करंट कहे तो आपका करंट जो आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या है आपका आई, करंट क्या है आपका आई है। और करंट आप जानते हैं कि आई जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो आई बराबर होता है Q बटा टी, तो Q बराबर होता है आपका I इंटू टी, ये तो पता ही है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो होता है जितना ज़्यादा आप करंट देंगे, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का मास, उतना ज़्यादा किसी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड होता है। तो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। तो ये फिगर बस बताया गया था आपको दिखाने के लिए कि करंट जो है जितना अमाउंट में ज़्यादा दिया जाएगा इस सॉल्यूशन में करंट जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा Na+, यहाँ पे उतना ज़्यादा आयंस यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट, मास के यही तो यहाँ पे है। फैराडे लॉ यही बोलता है जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कहाँ पे, आपका इलेक्ट्रोड पे। कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। तो जब मास डिपॉजिट होता है, जब मास जमा होता है कहीं पे जाके, डिपॉजिट का मतलब जमा, तो मास जमा होता है, जब मास जमा होता है उसको डिपॉजिट कहते हैं। और यदि गैस निकलता है, गैस कहीं पे जमा होता है, यदि गैस कहीं पे जमा हो रहा है तो गैस जब जमा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिबरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिबरेट। लिबरेट का मतलब मुक्त होना, लिबरेट का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। नीचे तक दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्या समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोलता है फर्स्ट, यही तो प्रूफ हो गया कि जितना ज़्यादा आई करंट आएगा उतना ज़्यादा ये जो है सोडियम आयन इस पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिपॉजिट होगा। और गैस के टर्म में क्या होता है, लिबरेट होगा, गैस के टर्म में क्या होगा, लिबरेट होगा। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग ये इन्होंने क्या किया, दो नियम, इसका पूरा नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम है, माइकल फैराडे। तो इन्होंने और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर सर्च किया और कुछ सिद्धांत बताए, है ना, कैलकुलेशन तो चाहिए ना। तो कहने का मतलब आगे कुछ और सिद्धांत बताए और उसके आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोड। एकदम गांठ मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान लीजिए कि एग्जाम में आया हुआ है, सीधा बात है, खोपड़ी में बैठा लें कि एग्जाम में आया हुआ। और समझें, आपके बुक में दो लाइन में ख़त्म किया है, आपके बुक में बहुत शॉर्टकट दिया है ना। उसी को यदि एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकलता है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये खासियत है कि बहुत ही छोटा चीज़ में बहुत चीज़ को उसमें डाल देता है, जो कि समझ से क्या होता है, बच्चे का बाहर होता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब हल्का करके आपके तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यही सब समझ में आ गया, फिर जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा ये डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिपॉजिट होगा यहाँ पे। और ये मोल्टेन का मतलब है, यहाँ पे मोल्टेन का मतलब गलित होता है, एक्वस नहीं है, ये क्या है आपका गलित है, पिघला हुआ अवस्था में। गलित का मतलब क्या होता है, पिघला हुआ अवस्था में। जैसे मान लीजिए NaCl को क्या करेंगे, पिघला देंगे, NaCl को गर्म करके पिघला देंगे तो मेल्ट कर जाएगा, तो उसको मोल्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्टेन। जब पानी से उसको घोलेंगे तो एक्वस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझिए बात को, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या बोलता है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम। अब एग्जाम में कैसे आता है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ओनली 2 मार्क्स। ओके, अब क्या है यहाँ पे, द मास और वेट बोलिए या अमाउंट भी बोलिए, एक बात का मतलब बताए, मास बोलिए या वेट बोलिए या अमाउंट, है ना। मास बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द मास और वेट ऑफ द सब्सटेंस, m मान लिया जाए, यहाँ पे w भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिटेड और लिबरेटेड,
डिपोजिटेड और लिबरेटेड। डिपोजिट किस केस में होगा, जैसे अब मान लीजिए Na+ आयन यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, तो क्या बोलेंगे इसको, मतलब डिपोजिट बोलेंगे, जमा होना। क्या होना, जमा होना। तो कितना जमा होगा, किस पर डिपेंड करता है, कितना मास, जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा है, इससे इसका टुकड़ा कुछ यहाँ पे जमा हो रहा है, तो कितना जमा हो रहा है, कितना अमाउंट में हो रहा है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, तो करंट पर करेगा। तो डिपॉजिट मतलब यहाँ पे समझिए कि Na+ आयन कहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे। या फिर कभी कभी गैस है तो लिबरेट होगा, जैसे मान लीजिए Cl2 क्या होता है, गैस होता है, तो गैस है तो यहाँ पे लिबरेट होगा। लिबरेट का मतलब मुक्त होगा, क्या होगा, मुक्त होगा। एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज क्यू पास्ट। यहाँ पे जितना करंट देंगे या जितना चार्ज आएगा उतना क्या होगा, आपका डिपोजिशन बढ़ेगा, जमा होगा, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज्ड, फ्यूज्ड का मतलब, समझते हैं, फ्यूज का मतलब खत्म हो जाना। मान लीजिए ये मोल्टेन है और ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, NaCl क्या हो रहा है, तो फ्यूज्ड हो रहा है, तो मतलब आप बोल सकते हैं खत्म हो रहा है। फ्यूज का मतलब याद रखिएगा, खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, तो द मास और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एनी इलेक्ट्रोड, यहाँ हो या यहाँ भी हो, इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज Q पास थ्रू सॉल्यूशन, पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। तो याद हो गया होगा, सीधा बात क्या है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने का जो रेट है वो निर्भर करता है आपका अमाउंट ऑफ करंट पर या फिर चार्ज पर करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त, इसको बोलेंगे जमा। और ये यदि Cl2 गैस है तो यहाँ पे जमा होगा तो क्या बोलेंगे, मुक्त, ठीक है। किए गए पदार्थ का द्रव्यमान, विद्युत धारा या आवेश के समानुपाती होता है। विद्युत धारा या आवेश को क्यों बोलते हैं, विद्युत धारा या आवेश के समानुपाती होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान, किसी भी, देखिए ध्यान से सुनेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत धारा या आवेश के समानुपाती होता है। इंग्लिश में क्या बोले, द मास और वेट ऑफ द सब्सटेंस, M deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity or charge passed। इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये है फर्स्ट नियम, है ना, फर्स्ट लॉ है। लेकिन आप न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे तो इसको डिराइव करना पड़ेगा। यदि आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन करना होगा। तो चलें आप क्या करें, फटाफट इसका क्या करेंगे, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं इसका, अब आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो फैराडे के नियम के अनुसार यदि हम देखें, तो बोल रहा है कि मास उतना ज़्यादा जमा होगा। मान लीजिए इससे मास निकल के यहाँ पे उतना जमा होगा जितना आप करंट दे रहे हैं, जितना आप सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ये दोनों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला नियम है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें बताए थे कि एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, ये सब अब थोड़ा यूज होगा। तो यदि हम यहाँ पे क्या करें कि अकॉर्डिंग टू फैराडे, Faraday's first law, according to Faraday's first law of electrolysis,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके आधार पे देखा जाए तो m जो है m यहाँ पे मास है, m क्या है यहाँ पे मास है, m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है। अब बोलेगा m हम नहीं लिखेंगे, वेट लिखेंगे, तो या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, चलिए आपको मान लें w, वेट को क्या बोलेंगे w, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका q होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लें, या फिर यदि प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह यदि हटाते हैं तो फिर क्या आता है W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, W इज इक्वल टू क्या है जेड इंटू क्यू है। W को बोलते हैं वेट है या फिर मास है, ठीक है। तो दोनों चीज़ एक साथ लेके नहीं चल सकते ना, या तो W लीजिए या तो मास लीजिए। अब किसको क्या, इसको इक्वेशन 1 मान लें, क्या मान लें इक्वेशन 1। तो m लीजिए और या फिर W लीजिए, ये क्या है आपका मास और वेट, दोनों में कोई ले सकते हैं, ठीक है, मास और वेट है, कोई दिक्कत नहीं। यदि m लेते तो m बराबर जेड की हो जाता, m बराबर जेड की हो जाता है, ये मास और वेट है। q आपका चार्ज है, q आपका क्या है चार्ज, आवेश है, ये क्या है आपका आवेश, ये आपका आवेश है। इसमें से एक चीज़ जानते हैं, यहाँ मेन है जेड, ये जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इसको आप बोल सकते हैं केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी, इसको इम्पोर्टेंट है, ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये होता क्या है। तो जेड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जेड बराबर क्या लिखते हैं, जेड बराबर होता आखिर क्या है, तो जेड इज इक्वल टू होता है ई बटा एन फैक्टर, ई बटा एन एफ होता है, ई बटा एन एफ होता है, ठीक है। और ई क्या है, ई है आपका इक्विवेलेंट वेट, जो आपको एक लेक्चर में बता चुके हैं, जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे। ये है आपका इक्विवेलेंट वेट, ई बटा एफ, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और एफ जो है फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता है, जिसका वैल्यू आपको क्या है पता है। तो एफ का जो वैल्यू आपको बता चुके हैं 96,500 कूलम, इतना लेते हैं। तो ई क्या है, तो ई जो होता है बच्चे, ई होता है मॉलिक्यूलर वेट, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट बटा NF। MW क्या है, इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे या मोलर मास भी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार जिसको बोलते हैं। और NF क्या है, ये है आपका एन फैक्टर, एन फैक्टर बताएगा, या फिर यहाँ पे NF जो है एन फैक्टर बताएगा कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहा है। एक ही चीज़ है, कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे CuSO4 है, CuSO4 है, उसको तोड़ेंगे तो Cu2 प्लस आएगा, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ जाएगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। नंबर्स ऑफ आयन कितना है यहाँ पे 2, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स कितने हैं 2। तो उसको नंबर्स ऑफ आयन बोल सकते हैं, नंबर्स ऑफ आयन फास्ट या डिपॉजिटेड, या उसको क्या बोल सकते हैं एन फैक्टर। तो NF यहाँ क्या है एन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है MW बटा
एन फैक्टर, MW है मॉलिकुलर वेट, NF है आपका एन फैक्टर। इस तरह की बात है ना। तो इतना सारा चीज़ हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग एक बार और समझ लें, ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो फेराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार देखा जाए, फेराडे अकॉर्डिंग टू फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखा जाए, तो मास जो है कितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, कितना ज़्यादा डिपेंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। क्यू यहाँ क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। या फिर मास लिखिए या फिर कभी कभी डब्लू भी लिखिएगा, मास लिखिए या डब्लू, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्यू। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का जब चिन्ह हटेगा तो बराबर लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट आएगा जिसको हम जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड। तो डब्लू बराबर हो गया जेड इंटू क्यू। तो डब्लू बराबर जो यहाँ पे आ रहा है आपका जेड, मेन यही है और इसी से न्यूमेरिकल बनते हैं। डब्लू इज इक्वल टू है आपका जेड क्यू, या फिर इसी को बोलते हैं एम इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, जेड क्यू। तो दोनों में से कोई भी लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है जो ले लिए, लेकिन दोनों का मान, दोनों का यहाँ पे जो मतलब है सेम है। या फिर इसी को बोल सकते हैं एम बराबर जेड क्यू। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लें या इसको लें, ठीक है। चलिए हम डब्लू मान के चल रहे हैं। अब देखिए एम और डब्लू क्या है, मास और वेट है, वजन है। क्यू क्या है, चार्ज। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट। इसको शॉर्ट में बोलेंगे ECE, क्या बोल सकते हैं, EC बोल सकते हैं या ECC बोल सकते हैं, ठीक है। तो जेड बराबर जो होता है E बटा एफ होता है, E बटा एफ होता है। तो E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। F क्या है, फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट का मान आपको बता चुके हैं, F बराबर 96500 कूलम होता है। और E आपको आज ही बताए थे, आपको पिछला लेक्चर देख सकते हैं। E बराबर होता है MW बटा NF। MW क्या है, मॉलिकुलर वेट। NF क्या है, एन फैक्टर है। तो इतना जानकारी के बाद आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। इसी इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे बनने की यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। तो इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। चलिए अब जो यहाँ पे Q के बारे में बात करें, तो Q मतलब चार्ज होता है, और Q बराबर होता है आपका I इंटू टी होता है। जैसे करंट बराबर क्या होता है, जैसे I बराबर यदि लिखें, करंट बराबर सब आप लोग पढ़ चुके हैं, Q बाय कितना होता है, टी। यानी करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो चार्ज जो है कितना समय में कितना पास कर रहा है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट। तो कोई भी चीज़ जब गति में होता है तो वहाँ टाइम आता है, क्या आता है, टाइम आता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपका स्पीड क्या है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या है, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक उसी प्रकार चार्ज चल रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दो तरह के चार्ज होता है, एक स्टैटिक होता है और एक आपका डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब जो चल रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यदि चार्ज चल रहा है तो इसका स्पीड निकालेंगे तो करंट यहाँ निकाला जाता है। करंट कितना है, मतलब कितना स्पीड से चल रहा है, तो Q बाय क्या करते हैं, T करते हैं, Q बाय T। तो यदि Q बराबर लिखा जाए, Q बराबर यदि लिखा जाए तो I इंटू कितना हो जाएगा, T। तो I यहाँ पे क्या है, I यहाँ करंट है, धारा जिसको बोलते हैं, और T क्या है, टाइम है। और टाइम जो लेना है आपका सेकेंड में, यदि मिनट घंटा में रहेगा तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में आया था W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। यदि Q का वैल्यू रख दें हम लोग कितना, IT, Q का वैल्यू कितना लिख दें, IT, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर M लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि Z इंटू I इंटू T।
जित, W इज इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू आई इंटू टी, इसको जिट, ZIT जिट। ठीक है, आगे बढ़े। और इसके साथ क्या किया जाए, ये इक्वेशन 2 मान लें, यानी कि आप सिंपली याद रखिएगा ZIT, ओके, ये इक्वेशन 2 मान लें। फिर आपको पता है Z का वैल्यू, Z का वैल्यू जो आपको बताया गया था, Z बराबर होता है E/F, Z बराबर होता है E/F होता है। उसको यदि हम पुट करेंगे यहाँ पे, उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, Z का वैल्यू रखें, Z बराबर होता है तो E हो जाएगा इंटू आई और इंटू टी, अब बटा कितना, F। एक फॉर्मूला और आ गया कि W बराबर इक्विवेलेंट वेट गुना करंट इंटू टाइम बटा F। अब कुछ वैल्यूज रख दें, E का वैल्यू यदि रख दें, E का वैल्यू रख दें, E का वैल्यू आपको बता चुके हैं, E बराबर होता है, इक्विवेलेंट बराबर होता है MW बटा NF। E इज इक्वल टू होता है MW बटा NF। तो यहाँ पे देखिए, तो W बराबर हो जाएगा MW इंटू आई इंटू टी बटा कितना, F है, F और इंटू N फैक्टर, है कि नहीं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा MW इंटू आई इंटू टी। चूँकि देखिए E बराबर होता है MW बटा NF, MW बटा NF होता है, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्म में आ जाएगा कि MW, मतलब आपको आसान करने का, आप यहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आपको आसान करने के लिए आपको तोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए F का वैल्यू आपको पता है, 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है कि नहीं, होता है। तो चलिए, तो वैल्यू यदि पुट कर दें इसका, तो एक वैल्यू और आ जाएगा, W इज इक्वल टू, इसी लिख सकते हैं MW इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 और कूलम है ये, और इंटू कितना हो जाएगा NF। एक इक्वेशन मान ले 3 है, इसे भी बना सकते हैं। तो कभी अधिकांश टाइम में देखिए क्या पूछता है आपको, अधिकांश टाइम में पूछता है आपका W का मान पूछता है, यानी कि मास पूछता है। क्या पूछता है, कितना मास डिपॉजिट हुआ, इतना करंट दिए तो कितना मास टाइम दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा। NF आपको पता चल जाएगा रिएक्शन से, NF किससे पता चल जाएगा, रिएक्शन से कि कितना है ना, नंबर्स ऑफ आयन कितने हैं। NF यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ आयन्स भी बोल सकते हैं। और ये वैल्यू तो आपको फिक्स है, निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन कभी कभी नंबर्स ऑफ मोल पूछ देगा कि कितना मोल प्रवाहित हुआ, कितना मोल पास किया, कितना मोल आपका पास किया है, तो उसको भी निकाल सकते हैं। यदि हम MW को इधर ले आएँ, MW को इधर ले आएँ, तो क्या बन जाएगा, W बटा MW इज इक्वल टू, देखिए कितना आसान है, I इंटू टी अपॉन 96500 कूलम इंटू NF। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि N बराबर होता है W बटा MW। किसी भी मॉलिक्यूल्स का, एटॉम्स का यदि नंबर्स ऑफ मोल निकालें कितना है, तो गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर मास बाय, या मोलर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। या गिवन, इसको बोलते हैं हम लोग गिवन वेट, इसको क्या बोलेंगे, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बटा, तो इसको ये N बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, N बोल सकते हैं। तो N बराबर जो हो जाएगा आपका I इंटू टी अब बटा कितना 96500 कूलम इंटू NF। या कूलम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है 96, वो कट जाएगा बाद में, है ना। तो 96500 कूलम इंटू कितना हो जाएगा NF, फॉर्मूला मिल रहा है। तो नंबर्स ऑफ मोल यदि पूछ देगा, नंबर्स ऑफ मोल, कितना मोल फ्लो किया,
कितना मोल पास किया, जैसे आई दे देगा, टी दे देगा, NF आपको पता चल जाएगा रिएक्शन से। तो पूछेगा कितना मोल जो है डिपॉजिट हुआ, मोल में भी पूछ सकता है ना, तो कितना मोल डिपॉजिट हुआ, तो N बराबर I इंटू टी बटा 96500 इंटू NF। ये इक्वेशन कितना मान लें, ये इक्वेशन हो गया आपका 4। ये इक्वेशन कितना हो गया आपका 4 हो गया। और कभी रिलेशन पूछेगा कुछ निकालने का, तो उसके लिए NF का देखिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है कि N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका नंबर्स ऑफ मोल। N यहाँ पे क्या है लिख दे रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ को आपको बताते हुए जा रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आपको किताब में नहीं दिया हुआ, आपको NCERT में दिया उन्हें, लेकिन इसके आधार पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में देता है क्वेश्चन देता है आपका न्यूमेरिकल। तो कंपटीशन के लिए बहुत ही बेस्ट है डेरिवेशन ये, क्योंकि IIT लीजिए, नीट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कभी कभी नंबर्स ऑफ मोल पूछेगा, कभी मास पूछेगा, कभी टाइम पूछ देगा, कभी करंट पूछ देगा, ठीक है, इतने सारा डाटा है। अब यहाँ पे देखिए N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या। नंबर्स ऑफ मोल मतलब क्या है, मोलों की संख्या। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N फैक्टर। N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N फैक्टर है। तो N जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N फैक्टर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N फैक्टर के। तो देखिए जब हम सेल बना रहे हैं तो उसमें कैथोड होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। तो कैथोड के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर्स ऑफ मोल, या वेट पूछ सकता है। और आपको जो है, और N का मतलब बताए थे आपको, N मतलब होता है, N बराबर होता है W बटा MW। तो कभी कभी वेट भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वेट भी पूछ सकता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये क्या होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यदि हम कैथोड और एनोड के लिए लें, एक रिलेशन निकालें कैथोड और एनोड के लिए, तो आराम से निकल सकता है। जैसे मान लीजिए N जो है मान लीजिए एनोड का है, अब बटा एक रेशियो ले रहे हैं, और N जो है कैथोड है, और ये बराबर जो होगा, इन्वर्सली का रिलेशन है इसलिए ये बराबर होगा यहाँ पे NF, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, कैथोड N फैक्टर ऑफ कैथोड इसको पढ़ेंगे, अब बटा N फैक्टर ऑफ एनोड, N फैक्टर ऑफ एनोड। अब मान लीजिए इन दोनों में से एक का पता है, इन दोनों में से एक का पता है, तो दूसरा का आपका निकल जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। मान लीजिए N फैक्टर दोनों का तो पता चल जाएगा रिएक्शन से, N फैक्टर दोनों का पता चल जाएगा किससे, रिएक्शन से। तो दूसरा का हम आराम से निकाल सकते हैं, दूसरा को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रेशियो बताए कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ एनोड अब बटा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कैथोड, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ एनोड बटा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कैथोड बराबर आप लिख सकते हैं N फैक्टर ऑफ कैथोड बटा N फैक्टर ऑफ एनोड। N फैक्टर ऑफ कैथोड, क्योंकि ये होगा इसके इन्वर्सली और ये होगा इसके इन्वर्सली होगा। तो क्या करें, फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। आपको इसके बेसिस पर आपका तो क्वेश्चन इधर ही डील हो जाएगा, आपका जो भी पूछेगा बोर्ड आपका, तो ये काफ़ी होता है, ये काफ़ी होता है। ये M बराबर लिख सकते हैं ZIT, इससे निकाल सकते हैं, या फिर W बराबर ZIT, इससे निकाल सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर दिए ताकि मास पूछेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत निकल जाएगा, टाइम पूछेगा तो टाइम को साइड कर लीजिएगा, बाकी ये सबको गुना कर देंगे, तो टाइम निकालिए जो भी निकालिए, ठीक है। लेकिन नंबर्स ऑफ मोल पूछेगा दोनों में से किसी का, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, NF। N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, NF होता है। तो ठीक है, इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसको याद रखना है आपको, इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके आधार पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, मतलब एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि कैसे हम डील करेंगे उसके साथ। जैसे एग्जांपल है मोल्टेन है NaCl,
NaCl, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो वैसे भी आपको पता चलता है कि NaCl जब ब्रेक होगा, NaCl जब ब्रेक होगा तो ये बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। तो चलिए बात करते हैं एनोड का। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आपको यदि एग्जाम में पूछेगा बस परिभाषा लिखना है और जो फॉर्मूला डिराइव किया गया था वो लिखना है, इतना आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको थोड़ा आगे बता दिया गया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे डील करेगा। तो एनोड है ना, तो ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे Cl माइनस है और ये जो है बना रहा है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लिया था, वो दे दिया, फिर क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब, तो Cl तो अकेला कभी नहीं रहेगा, जब भी रहेगा 2 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो Cl2 का यदि देखा जाए n फैक्टर कितना होता है? 2। कितना होगा? एक Cl का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। यदि हम कैथोड को देखें तो कैथोड में होता है रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका सेल बनाए थे उसी से ये लिया गया है, ठीक है। तो कैथोड का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस है, इसको यदि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको कितना मिल जाए? 1 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये क्या बना लेगा? Na। ये क्या बना लेगा? Na। तो इसका यदि Na फैक्टर देखा जाए, Na का जो है n फैक्टर देखा जाए, तो इसका 1 होता है। इसका कितना होता है? 1। Na का n फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। Cl2 का कितना होता है? 2 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे यदि एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है, कितना लिखना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करेंगे? हाफ और Cl2 कर देंगे। इसका मतलब क्या है? एक ही Cl। क्या है? एक ही Cl। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका Cl2 का NF कितना हो जाएगा? 2। सोडियम फ्री स्टेट में रह सकता है, मतलब रह सकता है, फ्री स्टेट में नहीं, मतलब ये मेटल है तो ये Na के फॉर्म में रह सकता है, इसलिए इसका आपका कितना हो जाएगा? NF। वैलेंसी हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। मतलब वैलेंसी 1 है तो इसका n फैक्टर भी कितना होगा? 1 होगा। ये बदलेगा नहीं। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इस रिलेशन को देखिए, एनोड बटा कैथोड, एनोड और बटा कितना? कैथोड। यदि हम लोग करते हैं, ये जो भी लें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मोल हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मोल क्या है? आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको मतलब आसानी से निकालना है तो ये रिलेशन आप अपना सकते हैं इसको। अब देखिए क्या रिलेशन आता है, इस टाइप से क्या रिलेशन आएगा। जैसे n आपका, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे कि नंबर्स ऑफ मोल पता चल गया, तो मोल पता चल गया तो मोल का सूत्र क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकाला जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता रहेगा। तो ठीक है। अब देखिए मान लीजिए n है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या है? एनोड में कौन है? एनोड में आपका Cl है, तो क्या लिख सकते हैं? Cl2। कैथोड में क्या है? Na। तो इसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, इसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ Na, बराबर इसका हो जाएगा n फैक्टर ऑफ क्या चीज़? उल्टा करेंगे, Na हो जाएगा n फैक्टर ऑफ Na बटा n फैक्टर ऑफ Cl2। पुट कर देंगे वैल्यू, तो NCl2 नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बटा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ Na इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका कितना आया? n फैक्टर 1 और Cl2 का कितना आया? 2, तो 1/2। तो यदि नंबर्स ऑफ Cl, इसका नंबर्स ऑफ Cl2 निकालना हो, नंबर्स ऑफ Cl2 निकालना हो, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 निकालना हो, तो NCl2 अब बराबर कितना कर सकते हैं? आपका नंबर्स ऑफ मोल ऑफ Na, n यहाँ पे क्या है? नंबर्स ऑफ मोल, Na सोडियम का, बटा कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब ये क्या बता रहा है कि Cl2 का जो मोल्स होगा वो सोडियम के मोल्स के आधा होगा, सोडियम के मोल्स के आधा होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक फार्मूला n का आया था, n बराबर क्या होता है?
वो यदि निकाल लेंगे n तो इसमें पुट कर देंगे तो इसका n क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आज इतने ही। आप लोग को जो क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को क्या रहेगा, जो क्वेश्चन रहेंगे वो कि फर्स्ट लॉ मतलब फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से आप क्या समझते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखने के बाद जो होता है W या M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z, उसको लिखेंगे। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सॉरी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है, उसको लिखेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट जो Z है, Z है। Z का मतलब बता दिए हैं कि E बाय क्या होता है F, E क्या है इक्विवेलेंट वेट, F क्या है फैराडे कांस्टेंट। यदि ये सब का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो फिर एक फार्मूला आएगा, फिर Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT, तो Q की जगह क्या रख सकते हैं IT। तो ये फार्मूला निकल गया और इसी से आपको जो है क्वेश्चन सब बन जाएगा। इतना एक्सपेंड करने का मतलब हुआ, कभी कभी न्यूमेरिकल आपको दे देगा कहाँ से, आपका मतलब कंपटीशन में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ये सब रिलेशन लगा सकते हैं। एक का मोल पता है तो दूसरा का निकाल सकते हैं, एक का मोल पता है तो दूसरा का निकाल सकते हैं एन फैक्टर के सहायता से। चूँकि तो चलिए आज इतने ही है ना। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डील किए जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इसमें आपको खाली ध्यान रखना है, यदि बोर्ड में पूछा तो परिभाषा प्लस थोड़ा सा डेरिवेशन बताना है आपको। और न्यूमेरिकल इसके बेस पर पूछेगा तो न्यूमेरिकल भी आप बना सकते हैं। आपको पूरा जो है तोड़ के बता दिया गया, पूरा फार्मूला बता दिया। जो पूछेगा मतलब टाइम पूछे, करंट पूछे, या फिर चार्ज पूछे, या फिर W पूछे, जो भी पूछे आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल चीज़ बता दिया गया है, आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और आप लोगों को यदि क्वेश्चन चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। इस लेक्चर के कमेंट में आप लिख देंगे कि चाहिए न्यूमेरिकल चाहिए इसका। क्योंकि बोर्ड में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते नहीं है, एक आध पूछा जाता है फिर नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके यदि बताएंगे, सबको कमेंट करना पड़ेगा, जितने भी देखेंगे सबको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट यदि करेंगे, यदि आपको ज़रूरत है न्यूमेरिकल तो कमेंट कर दें, हम न्यूमेरिकल इसका बना देंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में जो बात की गई है ना, कि जो व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया था उस पर अपना आईडी मतलब जिसका एडमिशन हो चुका है वो क्या करेंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड भेज देंगे या फिर रिसीविंग प्रूफ भेज देंगे। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं उसको, जिनको एडमिशन लेना है वो क्या करेंगे, वो आप जो है 9798110378 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा अकाउंट से लिंक है और इस नंबर पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। न्यू बच्चे हैं, बस आपको 16 चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर 2 किताब आता है, 2 बुक है, 2 बुक्स हैं इसमें और टोटल पढ़ा देंगे। अमाउंट फ़ी देना पड़ेगा आपको मात्र 1000 रुपया। तो यदि इस नंबर पे पे करते हैं आप, या फिर आपको चाहिए बात कर लेंगे, यदि अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर मिल जाएगा, तो इस पर भी पे किया जा सकता है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट पे भेज देना पड़ेगा आपको। स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे जो कि व्हाट्सएप नंबर है आपका 7439278900। इस पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है अनलिस्टेड हो जाएगा, तो जो बच्चे का एडमिशन है या फ़ी पे है वही पढ़ पाएंगे, इसलिए आपको पहले अलर्ट कर दिया जा रहा है। अनलिस्टेड होगा तो अदर बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग क्या करें, जल्दी फटाफट, यदि पूरा नोट्स चाहिए आपको, पूरा सिलेबस चाहिए, अच्छा नंबर से, यदि बोर्ड में अच्छा स्कोर चाहिए तो आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं हम, है ना। तो आप लोग क्या करें, एडमिशन चाहें तो आप ले सकते हैं, इस नंबर पर पे कर सकते हैं, मतलब फ़ोन पे वगैरह से या जो भी हो इस नंबर पे पे हो जाएगा। नहीं तो आप कॉल कर लेंगे, अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा। और पे हो जाने के बाद इस नंबर पे आप क्या करेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, सेव कर लीजिएगा आप लोग, और इसी पर रिसीविंग जो होता है उसको भेज देंगे, वो लिस्ट में बन जाएगा। तो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम लोग। लिस्ट तैयार करने के बाद उसमें लिमिटेड बच्चे होंगे, उसमें जिसका एडमिशन होगा उन्हीं को पढ़ाया जाएगा और टोटल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको फिर क्या दिया जाएगा, उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव का। फिर आपका लास्ट में रिवीजन भी होगा, क्या होगा, रिवीजन होगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो इस तरह से तो पहले ये काम पूरा हो जाए। तो फिलहाल आज इतना ही, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ये रिलेशन आपका जो है समय को बचाने के लिए बताए थे, है ना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है कि इतना बड़ा हो गया डेरिवेशन। आपको खाली एग्जाम में यदि पूछता है तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज और थोड़ा सा जो होता है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q उसको एक्सपेंड कर देंगे कुछ दूर तक, ठीक है। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और न्यूमेरिकल भी पूछेगा, कोई भी न्यूमेरिकल दुनिया का बनेगा, चाहे जो भी एग्जाम का हो, इतना चीज़ बता देने के बाद। लेकिन फिर भी आपका क्लियर कब होगा, जब न्यूमेरिकल हम कर देंगे। तो इसलिए आपको जल्दी से कमेंट करना है, जितना जल्दी हो सके आप कमेंट करें।
आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा 2-4 को, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसका आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।